हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर के बारे में और हमारे चैप्टर का नाम है जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग वाटर के बारे में और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वाटर की डिफरेंट स्टेट्स, तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर की बेसिकली तीन प्राइमरी स्टेट्स होती हैं, जो कि है आइस, वाटर और वेपर। तो आइए अब हम इन डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट स्टेट, दैट इज आइस। ये है वाटर और ये है वेपर। तो जो हमारी आइज होती है वो सॉलिड स्टेट में फाउंड की जाती है, और जो हमारा वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और जो हमारा वेपर होता है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। और जो हमारा आइज है वो कैन नॉट फ्लो। सो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं इनकी एबिलिटी टू फ्लो। सो आइस कैन नॉट फ्लो। आपने कभी देखा है क्या कि कोई बर्फ का टुकड़ा पिघल के फ्लो कर रहा हो? तो जब वो पिघल जाता है तो वो एक लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर बन जाता है। तो इसका मतलब वाटर कैन फ्लो बट आइस कैन नॉट फ्लो। सिमिलरली जो हमारा वेपर होता है यानी कि जो भाप होता है वो भी फ्लो कर सकता है। और जो थर्ड हमारा बेसिस है कंपैरिजन का, वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो जो हमारा आइज होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसका मतलब जो उसके पार्टिकल्स रहते हैं वो बहुत क्लोजली अटैच रहते हैं, तभी वो एक सॉलिड स्टेट में होता है। और कंपेयर टू वाटर, वाटर के पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर होते हैं और लूजली अटैच्ड होते हैं, तो वो इजिली फ्लो कर पाता है। और अब गैसियस की बात करें तो इसके पार्टिकल्स और भी ज्यादा दूर रहते हैं, और ये और इजिली फ्लो कर सकता है। तो ये था हमारा कंपैरिजन बेसिस ऑन द स्टेट्स, एबिलिटी टू फ्लो एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम वाटर की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकते हैं? हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो चलिए इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग। तो मेल्टिंग बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपने फ्रिज में से बर्फ का टुकड़ा निकाल के उसे बाहर रखा होगा। आपने नोटिस किया होगा कि वो पानी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग। सो मेल्टिंग इज नथिंग बट बेसिकली कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। तो अगला प्रोसेस है फ्रीजिंग। ये मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट होता है। आप जब वाटर को फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब है कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस। तो अब देखते हैं हम हमारा थर्ड प्रोसेस, दैट इज एवेपोरेशन। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है वेपर। तो वेपर का मतलब होता है भाप। तो जब आप पानी को गर्म कर देते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है कंडेंसेशन। इस प्रोसेस में हम वेपर से दोबारा वाटर में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप भाप देखते हैं जिसे हम वेपर कहते हैं, वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाए, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो आप पानी की बोतल देखते होंगे, आप जब उसे फ्रिज से निकालते हैं तो उसके बाहरी आउटर लेयर पे पानी जमा रहता है, तो वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से होता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हीट और कोल्ड चेंजेस वाटर स्टेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेल्टिंग में हम बर्फ से पानी में जा रहे थे, तो इसके लिए हमें हीट की जरूरत पड़ी थी। और फ्रीजिंग में हम वाटर से आइस में जा रहे थे, तो हमें कोल्ड की जरूरत पड़ी थी। तो इसका मतलब है हीट और कोल्ड हेल्प अस इन कन्वर्टिंग द वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो आई होप इट इज क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब है, आप जब पानी को किसी
बड़ी प्लेट या किसी कटोरी में ले जाकर बाहर धूप में रख देते हैं तो आप नोटिस करते होंगे कि कुछ टाइम बाद उसमें से पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो ये क्यों होता है? तो वाटर समटाइम्स वैनिशेस इनटू थिन एयर, हाउ? तो आपने कभी ये सोचा है? तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इवेपोरेशन, जो हमने पहले डिस्कस करा था। यानी कि वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। तो अब हम बात करते हैं, ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर हमें फास्टर इवेपोरेशन चाहिए तो हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कपड़े बाहर सुखाते हैं, तब अगर आप उसे धूप में सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे, एज कंपेयर टू आप उसे बिना धूप के सुखाएं। और अनदर एग्जाम्पल इज, अगर विंड तेज चल रही है, आप किसी पंखे के नीचे कपड़े सुखा रहे हैं तो वो और जल्दी सूख जाएंगे। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, इसकी मदद से इवेपोरेशन और तेज हो सकता है। और ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ड्राइंग क्लोथ्स, पडल्स वैनिशिंग, वाटर ऑन अ हॉट पैन। यानी कि आप जब किसी हॉट पैन पे वाटर रखते हैं तो वो बहुत तेजी से इवेपोरेट होने लगता है। तो ये तीन फैक्टर थे, जो कि है विंड, हीट और सरफेस एरिया। यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आपके वेसल का, इवेपोरेशन उतना ही तेजी से होगा। तो हम फिर से डिस्कस करते हैं, जितना ज्यादा हीट होगी, जितनी ज्यादा विंड होगी और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी ठंडी बोतल या किसी ग्लास में ठंडा पानी निकालते हैं तो उसके चारों ओर पानी क्यों जम जाता है? आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे वाटर ड्रॉपलेट्स इस ग्लास के बाहर जम गई हैं। तो इसका आंसर है कंडेंसेशन। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं, और जब ये वाटर वेपर हमारे ग्लास से कांटेक्ट में आती हैं तो वो कंडेंस कर जाती हैं और लिक्विड ड्रॉप्स के फॉर्म में ग्लास के आउटर सरफेस पे जम जाती हैं। क्योंकि हमारा ग्लास ठंडा पानी स्टोर कर रहा है, तो ये इजीली कंडेंस कर देता है वेपर्स को जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो इस वजह से जो हमारी वाटर वेपर है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होके ग्लास के आउटर सरफेस एरिया में जम जाती हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर की। तो आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में हमारे घर पे हम लोग पानी को मटके में रखते हैं, जिसे कि हम अर्दन पॉट कहते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा मटका रहता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, जिसके थ्रू वाटर सीप करके मटके के आउटर सरफेस पे आ जाता है। और जब ये वाटर इवेपोरेट होता है एटमॉस्फेयर की हीट को लेकर, तो ये हमारे मटके से सारी हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है और भाप बन जाता है। तो जब ये सारी हीट ले जाता है तो जो हमारा मटका है, इसके अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। इसलिए हम लोग गर्मियों में मटके का यूज करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस की मदद से हमारा वाटर ठंडा हो जाता है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब आप गर्मियों में बाहर खेलते हैं तो आपको पसीना आता है, और फिर जब आप पंखे के नीचे बैठ जाते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है। तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पसीना आपके बॉडी के सरफेस पर है, वो एटमॉस्फेयर की हीट को लेके इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन जाता है। और इस प्रोसेस में वो आपकी बॉडी की हीट को लेके उड़ जाता है, जिससे कि आपको ठंडा फील होता है। तो अब कभी आपसे कोई इस बारे में पूछे तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में इवेपोरेशन का मेन रोल होता है। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज वाटर साइकिल के बारे में। तो आपने कभी सोचा है कि जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो वो कहाँ जाता है? क्या वो वापस कभी नहीं आता, या वो आ जाता है तो कैसे आता है? तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवेपोरेशन की। यानी कि जो वाटर ओशियंस, नदियों में, रिवर्स में, ये सब जो रहता है, ये इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है वेपर की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब जब ये वाटर ऊपर जाता है तो एक टाइम बाद ये कंडेंस कर जाता है, ऊपर जाते जाते ये कंडेंस करता है, और
यहाँ पे आप देख सकते हैं एज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर राइजेस इट बिकम्स कूलर एंड कूलर एट सर्टेन हाइट्स द वाटर वेपर टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स which are generally formed around dust particles। यानी कि ये ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाता है और कंडेंस करके बादल के फॉर्म में बन जाता है। तो these small droplets float in the air and form clouds। यानी कि अब ये बादल की फॉर्म ले लेता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कूलिंग एंड कंडेंसेशन। तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज evaporation, द सेकंड स्टेप इज कूलिंग एंड कंडेंसेशन। अब इसके बाद जो ये बादल बन जाता है तब क्या होता है, तब होता है प्रेसिपिटेशन। यानी कि जो ये ड्रॉपलेट्स रहती हैं जो कि एक बिगर ड्रॉप के फॉर्म में बनती हैं, तो एक टाइम बाद इनकी होल्डिंग कैपेसिटी रीच कर जाती है और ये रेनफॉल के रूप में वापस अर्थ पे आ जाती हैं। यानी कि many droplets join together to form bigger drops of water। Some drops get so heavy that they start falling or these falling water drops are what we call rain। यानी कि जो ये बादल था इसमें से जो ये ड्रॉपलेट्स थी ये अपनी होल्डिंग कैपेसिटी रीच कर जाती हैं और वापस अर्थ की तरफ गिरने लगती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो रिटर्न टू अर्थ एंड ओशियंस, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अल्टीमेटली फ्लोज बैक टू ओशियंस कंप्लीटिंग दी साइकिल। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमने इसे वाटर साइकिल का नाम क्यों दिया है। यानी कि ये यहाँ से जो हमारा पानी था रिवर का ये एवेपोरेट हुआ, ये गया ऊपर और ऊपर जाते जाते ये हुआ ठंडा और क्लाउड की फॉर्म में इसने खुद को प्रेसिपिट करा। यानी कि पहले ये बनेगा एक क्लाउड और उसके बाद होगी रेन और जिसकी मदद से वापस हमारी अर्थ पे आ जाएगा। यानी कि दिस इज कंप्लीटली फॉर्मिंग अ साइकिल। इसी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। और अब ये है आपके लिए एक क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वेपर। तो ये हैं इसके चार ऑप्शंस। आप सब कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपको कोई डाउट हो या कोई फीडबैक हो वो भी कमेंट करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।